बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मीपत और आप सभी देख रहे हैं अर्चना स्टडी। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का एक बिल्कुल ही नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जिन भी बच्चों ने अभी तक अपने पेपर के लिए इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं सबसे कम टाइम में, और वो भी पूरा चैप्टर देखेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। तो जो भी चीज़ें जगह घेरती हैं, जैसे हमारी बॉडी, आपके खिलौने या मेरा मोबाइल, आपका मोबाइल, वो सब मैटर कहलाते हैं। मैटर को हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम। एटम ये नाम किसने दिया? जॉन डेल्टन जी ने दिया। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एटम को हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। परमाणु का एक दूसरा नाम भी होता है न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियर बॉम्ब आपने सुना हो या एटम बॉम्ब सुना हो, तो वो ये वही चीज़ है कि उसमें एटम्स ही जाके एयर में बर्स्ट हो जाते हैं, जो कि इतना कर्रा अपना इफेक्ट छोड़ते हैं कि सालों साल तक रहता है। एटम्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने एंड तक अब जब भी पढ़ें आप केमिस्ट्री, आपको याद रखनी है कि एटम्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म्स में मिलते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एटम, दो एटम ऐसे अलग अलग मिल रहे हो, हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, तो एटम्स के हम ग्रुप को मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स का ग्रुप हमारा मैटर कहलाता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो अलग अलग प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर हम आयरन और स्पॉन्ज को कंपेयर करें, तो स्पॉन्ज के एटम्स की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और आयरन की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। तो देखिए, इसमें हम दो लॉ पढ़ेंगे अभी। वैसे तीन होते हैं, पर तीसरा हम हायर क्लासेस में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए, ये लॉ दिया था हमारे लेवोइजियर ने इन 1774 में। ठीक है, इन्होंने कहा मैटर इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मतलब मैटर को हम कभी भी बना नहीं सकते नया, और कभी भी उसे तबाह या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जितना है दुनिया में, वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हमें आगे पढ़ने के लिए दो टर्म्स को समझना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उनमें हम जो सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन कराते हैं, वो होते हैं रिएक्टेंट। और फिर जो सब्सटेंस हमें उनके कंबाइन होने के बाद एज अ रिजल्ट में मिलता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम पढ़ें। इट स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, देयर इज नो चेंज इन मास। तो ये लॉ ये कहता है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो जितना हमने क्वांटिटी में हमारे रिएक्टेंट्स को लिया होगा, उतनी ही क्वांटिटी हमें प्रोडक्ट की मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज़ 100 ग्राम ली तो हमें वो 150 ग्राम मिल गई, या हमने कोई चीज़ 100 ग्राम ली तो हमें 50 ग्राम मिली। 100 ग्राम ली है तो 100 ही ग्राम हमें मिलेगी, ना ही हमारा मास ख़त्म होगा या ना ही नया आएगा उसमें। तो इसको एग्जांपल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा हमने 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमें कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिले। कैल्शियम मिला हमें 56 ग्राम्स और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें 44 ग्राम्स। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी हो जाएगा 100 ग्राम्स। तो अगर आप देखें इस हमारे रिएक्शन में, हमारा जो रिएक्टेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों का अगर हम मास देखें, 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस करके 100 ग्राम, वो इक्वल है बिल्कुल। ठीक है, ना ही ज़्यादा आ रहा है ना ही कम। इससे हम ये कह सकते हैं कि ना ही यहाँ पर नया मास बना है और ना ही यहाँ पर मास कहीं डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला लॉ। तो देखिए, अब हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का। इसको दिया था प्राउस्ट ने 1779 में। इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। तो ये लॉ ये कहता है कि जो हमारा केमिकल कंपाउंड होता है, कंपाउंड क्या, कि जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स से एटम आपस में कंबाइन हो। ठीक है, तो कंपाउंड में हमारे जो डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, वो हमेशा एक प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ होते हैं। प्रपोर्शन यानी हम कहें तो एक अगर पहला एटम 2 हैं और दूसरा एटम 4 हैं, तो हमेशा यही 2/4 का ही हमारा मेंटेन होगा रेशियो, कि अगर हमने उनको 4 लिया तो फिर हमारे दूसरे टाइप के एटम 8 होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1:2 है यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच में। तो यह होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इट मीन्स दैट वट एवर बी सोर्स और मेथड फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन सेम परसेंटेज।
तो ये लॉ ये कहना चाहता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कंपाउंड कैसे बनाया है या किस सोर्स से बनाया है, लेकिन अगर वो प्योर कंपाउंड है तो उसमें हमेशा जो एटम्स होंगे वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होंगे। जैसे कि अगर हम कहें, अगर हम 1 कप दूध की चाय बना रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ अमाउंट ऑफ चीनी डालते हैं, लेकिन अगर हम 2 कप में बना रहे हैं तो हम उसका डबल कर देते हैं चीनी का अमाउंट, ठीक है। तो वो क्या होता है, दूध और चीनी एक प्रपोर्शन में चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि कंपाउंड में जो भी एटम्स होते हैं वो एक आपस में प्रपोर्शन में चलते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी जो हमने मन करा उतने डाल दिया और बन गया कंपाउंड, नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वाटर का। हमने 100 ग्राम्स ऑफ, या हम ग्राम कहें या ml कह लो, लिया वाटर हमने, तो उसको हमने ब्रेक करा इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, तो हमारा मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमें मिली 11 ग्राम्स और ऑक्सीजन मिली 89 ग्राम्स। तो अब ये अगर हम मास के हिसाब से देखें तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने इन्हें कांस्टेंट प्रपोर्शन में डाला तो 11/89 हमारा अप्रोक्स आता है 1:8। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। अगर वो हम कहें 9 ग्राम्स ऑफ वाटर होगा तो उसमें 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब दिस बोथ लॉ मीन्स डेट एलिमेंट्स मस्ट बी मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन होल नंबर्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज एटम्स। तो ये दोनों लॉ हमने पढ़े, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन वो हमेशा एटम्स के बने होते हैं। एटम हमेशा केमिकल रिएक्शन में अपना पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और हमेशा होल नंबर्स में आते हैं। होल नंबर्स यानी कि एक एटम आएगा या 2 एटम आएंगे, ऐसा नहीं कि आधा एटम आ रहा है या 1.5 एटम आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब जैसा कि हम देखें कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम उसे एटम्स के बेस पे तो डिवाइड कर रहे हैं कि ए एटम इसका होगा तो 8 एटम हमारे ऑक्सीजन के होंगे। ऐसे ही अगर हम मास के बेसिस पे देखें तो आप इसको और हायर में जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि कैसे माइन्यूट पार्टिकल्स ही यहाँ पर बात कही जा रही है एटम्स के ऊपर। अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जॉन डाल्टन जी के बारे में और फिर देखेंगे इनकी थ्योरी। तो इनका जन्म हुआ था 1766 में एक वीवर की फैमिली में, ठीक है। इनको इनके फादर ने ही पढ़ाया था। फिर बाद में इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया था कॉलेज में, ठीक है। 1794 में इन्होंने समझाया कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, ये आंखों की एक दिक्कत होती है, उसको इन्होंने एक्सप्लेन करा। उसके बाद इन्होंने दी हमारी एटॉमिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो कि हम इनकी पढ़ेंगे अभी। अब फिर ही वॉज फर्स्ट टू कैलकुलेट मासेस ऑफ एटम्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। तो यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ एटम्स का मास कैलकुलेट कर पाए थे, ठीक है। और इन्होंने कुछ का करा भी था, जो कि हम आगे देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। अब इनकी मृत्यु हो गई या डायड हो गई ये 1844 में। तो इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इनकी थ्योरी देखते हैं जो हमारे काम की है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए, द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये थ्योरी है क्या? तो वो थ्योरी जो ये कहती है कि सभी मैटर एक इंडिविजिबल पार्टिकल्स के बने हुए हैं, या एक मतलब ग्रुप्स ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स के बने हैं, उस थ्योरी को हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा। डाल्टन ने दी इन 1808, यानी कि इस थ्योरी को डाल्टन ने दिया था 1808 में। और तो अब इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स थे, हम इस थ्योरी के 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनमें पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी। आप बस ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, आंसर खत्म। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम। तो जितने भी मैटर्स होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स यहाँ पर डिवाइड नहीं किए जा सकते, ऐसा डाल्टन का मानना था। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम्स हम जो हमने पढ़ा कि मास को हम कभी बना नहीं सकते या मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ये वही बात है। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। एटम बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे आयरन का अलग है, स्पंज का अलग है, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर कोई भी सेम एलिमेंट के एटम हैं आयरन के, तो उन सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। बाकी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। केमिकल कॉम्बिनेशन इन एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन इन एलिमेंट्स means joining of atoms to form molecules of compound। तो केमिकल कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं, रिएक्शन करते हैं दो एटम के बीच में, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उन्हें ज्वाइन करके कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन कंपाउंड इज फिक्स्ड।
ये यहाँ पर नो नहीं लिखा हुआ है, मैंने नो के बाद एक डॉट लगाया है, मतलब इसका मतलब है नंबर, ठीक है। नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इज इन कंपाउंड इन फिक्स। तो जो हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात पढ़ी कि कंपाउंड में जो एटम होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनका नंबर एक फिक्स्ड होता है या एक पर्टिकुलर रेशियो में होती है, ठीक है। अब हम आगे के 2 पॉइंट और देखते हैं। तो देखिए 9वां पॉइंट है, इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन होल नंबर्स। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा जो एटम्स होते हैं वो होल नंबर्स में पार्ट लेते हैं। ऐसा नहीं कि आधा या 1.5 एटम आ रहा हो, पूरा 1 या 2 ही एटम आएंगे, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि सेम एलिमेंट्स हैं दो, जैसे हम बात करें सोडियम है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो Na और O को मिलाएं तो हमारा सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ये आप ध्यान मत दीजिए, बस आप सुनिए बस, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें सोडियम और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स चेंज कर दें कि हम एक सोडियम का एटम लें और 2 ऑक्सीजन के एटम लें, तो फिर ये हमारा सोडियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर हम दोनों के एक एक एटम लें तो हमारा ये सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे हम इनका रेशियो चेंज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स चेंज करेंगे, वैसे वैसे इनके अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी डाल्टन थ्योरी खत्म हो गई। 10 पॉइंट थे, आप याद कर लीजिएगा। एटम कभी बन नहीं सकता, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सारे मैटर एटम से बने हुए हैं। सेम एलिमेंट्स के एटम सेम प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं, डिफरेंट के एलिमेंट एटम डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमेशा एटम होल नंबर में प्लेस लेते हैं और सेम एलिमेंट्स मतलब कि एटम कंबाइन कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक क्या थे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की, कमी क्या रह गई इनसे। तो देखिए, ही थॉट दैट एटम्स आर इनडिविजिबल बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट कैन बी डिवाइडेड इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो डाल्टन ने क्या सोचा कि एटम्स को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, बस एटम्स ही हैं सबसे छोटे, लेकिन ऐसा नहीं है। एटम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जिनको हम अगले चैप्टर में और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद कहा, ही सेड दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम मासेस बट नाउ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। तो हमारे डाल्टन ने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो उन सभी का मास होगा या वेट होगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में हमें ये पता चल चुका है कि सेम एलिमेंट के एटम्स का भी मास हल्का सा अंतर हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा कम हो सकता है। He said that atoms of different elements have different masses, but however even atoms of different elements can have the same masses. तो इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। बट अब जाकर हमें ये पता चल गया है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का जो मास है या वेट है वो भी सेम हो सकता है, ठीक है। तो ये हम कहें ये दो ड्रॉबैक इसलिए थी कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, या इतनी डिस्कवरी हो नहीं पाई थी। बाकी ऊपर वाली ये तो हमें अब पता ही चल ही चुकी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, उस समय नहीं पता थी बात। अब हम देखते हैं हमारे एटम्स। देखिए बहुत बात कर ली हमने ऊपर एटम एटम शब्द के बारे में, अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम क्या होता है, एक सबसे छोटा कण होता है जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। सबसे छोटी यूनिट, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है ना, वैसे ही हमारा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटी चीज़ है वो है हमारी एटम, ओके, केमिस्ट्री में एटम। अब एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डोंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो एटम्स होते हैं सारे एलिमेंट्स के बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एकदम किसी के संग भी रिएक्ट कर जाएंगे और कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। फ्री स्टेट यानी कि अलग अलग नहीं मिलते, या तो हमेशा मॉलिक्यूल्स यानी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे या आयंस की फॉर्म में मिलेंगे, जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एटम का साइज़ कितना होता है कि 1 सेंटीमीटर में 3 करोड़ 50 लाख एटम्स आ सकते हैं हमारे किसी भी सब्सटेंस के। ये कोई पर्टिकुलर यहाँ पे नाम नहीं दिया बट ऐसा है, किसी ना किसी सब्सटेंस के ऐसा हो सकता है। तो सोचिए कितने छोटा है, 1 सेंटीमीटर में 3 करोड़ 50 लाख, अरे भाई दिखेंगे ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो साइज ऑफ एन एटम इंडिकेट्स बाय इट्स रेडियस विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो हम एटम के साइज को रिप्रेजेंट करते हैं एटम के रेडियस से, ठीक है। एटम स्फेरिकल होते हैं तो उनके रेडियस से हम एटॉमिक का साइज बताते हैं, उस रेडियस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम पता है सेंटीमीटर या मीटर में मेज़र नहीं करते, उन्हें हम मेज़र करते हैं नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, यानी कि 10
अपना आप उतने ज़ीरो लगा दीजिए नीचे, तो सोचिए बहुत ही छोटी डिजिट आएगी। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स कैन नॉट सी एटम्स। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो सादा माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे तो हम एटम्स को देख ही नहीं सकते। स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू सी एटम। स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप ये एक हाई टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं अच्छे प्रकार के, उनसे ही हम एटम्स को देख सकते हैं, जिन्हें शॉर्ट में हम STM भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम देखा, अभी तक हमने माइक्रोस्कोप के बारे में, एटम के बारे में। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने एटम्स को पढ़ लिया, जॉन डाल्टन की थ्योरी पढ़ ली और अपना बेसिक भी देख लिया और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी पढ़ ली। अब हम देखते हैं सिंबल्स क्या हैं। तो देखिए, सिंबल इज अ थिंग लाइक लेटर और स्केच विच रिप्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर समथिंग। तो सिंबल हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे इंडिया का एक सिंबल है अपना अलग, या नेशनल एम्बलम है हमारा, तो वो एक सिंबल है हमारा। ठीक है, तो जिससे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब डेल्टन ने क्या करा था, एलिमेंट्स के भी सिंबल दिए थे। अब पूरा नाम, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है तो हमेशा पूरा नाम लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस में, इसलिए उन्होंने सिंबल्स लिखे जिन्हें हम यूज़ करते थे बहुत पुराने समय में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नाम और उनके आगे सिंबल बनाए, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का कुछ ऐसा है, एक कोसेंट्रिक सर्कल है, कार्बन का एक सर्कल है फिल्ड, और ऑक्सीजन का अनफिल्ड सर्कल है, और फॉस्फोरस का हमारा मर्सिडीज जैसा है एकदम बढ़िया। लेकिन अब इनका ड्रॉबैक, कमी क्या थी इन सिंबल्स की, डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। ये डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ थे, ठीक है, इन्हें बनाना मुश्किल था। तो बाद में हमारे जे बेर्जेलियस जी ने, ठीक है, इनका नाम मैंने यहाँ लिखा है, जे बेर्जेलियस जी ने ऑफ स्वीडन, हु प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट्स नेम इज यूज्ड एट इट्स सिंबल। तो इन्होंने कहा, जे बेर्जेलियस ने, कि एलिमेंट के नाम का पहला अक्षर ही उसका सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आइडिया सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर हमने दिए मॉडर्न सिंबल्स। अब हम मॉडर्न सिंबल्स देखें तो फर्स्ट लेटर विद अनदर लेटर ऑफ इंग्लिश और लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट को हम यूज़ करते थे एज अ सिंबल। ठीक है, अब जैसे कोई एलिमेंट है उसके दो नेम्स होते हैं, इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। लैटिन आपकी एक भाषा है, होती है, ठीक है, आप उसे मन हो तो पढ़ लेना कभी। तो या तो हम उसके नाम का पहला अक्षर ले लेंगे या शुरू के दो अक्षर ले लेंगे। ठीक है, तो उससे हम उसके एलिमेंट का सिंबल डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन को दे दिया H, ऑक्सीजन को O, ठीक है, इनका फर्स्ट लेटर HO। ठीक है, कैल्शियम को हमने दे दिया Ca, कॉपर को हमने दिया Cu। इसे Cu क्यों दिया सर, इसे तो हमें CO देना चाहिए था। Cu इसलिए दिया, इसको हमने इसके लैटिन नाम से हमारा दिया है, तो लैटिन नाम कॉपर का होता है कुप्रुम। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे क्विप्रुम, तो उससे Cu इसको हमने दे दिया। दीज डेज नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस समय हम किसी भी एलिमेंट की जब खोज करते हैं तो उसको हम नाम या सिंबल देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है इस काम के लिए, उसका नाम है IUPAC। ठीक है, जिसको आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लें, तो यहाँ पर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कि जे बेर्जेलियस सर ने इनको प्रपोज किया था कि फर्स्ट लेटर इनका नाम हो सकता है, सिंबल हो सकता है। ठीक है, तो उसके तौर पर हमने सारे ही एलिमेंट्स को अपने सिंबल दिया। तो देखिए, अब हम शुरू कर रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़िंदगी के अंत तक बिल्कुल काम देगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब आपको एंड तक वक्त देगा, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट होता क्या है कि उस एलिमेंट के एटम का कितना मास है। ठीक है, तो जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है कुछ 1.675 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, सो ये फिगर अब आप देखें कैसा लग रहा है, ये 10⁻⁻24, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमें रिप्रेजेंट करने में। वैसे तो फिर हमने क्या करा, एटॉमिक मास को यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और हमने 1 यूनिट के लिए डिफाइन कर दिया 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, हमने उसे दे दिया। ठीक है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि जितना भी एटम का असलियत में ग्राम्स में आएगा उसे यूनिट में चेंज कर देंगे, इससे डिवाइड देकर। अब देखिए हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं। एटॉमिक मास हम हमेशा यूनिट्स में, एक हमारे पास आसान तरीका है फाइंड करने का, उसे हम फाइंड कर सकते हैं कार्बन 12 एटम की मदद से। तो कार्बन 12 एटम को पहले समझते हैं। कार्बन 12 एटम में हमारे 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो इसका मास नंबर आता है, ये मतलब इसमें
कितना एटॉमिक मास है, तो वो आता है इसका 12 ग्राम। ठीक है, कार्बन 12 एटम का एटॉमिक मास हो गया फिर 12 यूनिट। ओके, तो अब देखिए क्या मज़े की बात क्या है, यहाँ पर हमने कार्बन को क्यों लिया, इसका जो वेट आया ना वो एटॉमिक मास के हिसाब से हमने फाइंड करा, जब कुछ भी ग्राम्स का हमने जब डिवाइड दिया होगा एक यूनिट में जितने ग्राम होते हैं, तो वो आया हमारा 12 यूनिट्स। अब 12 यूनिट्स आया तो फिर हमने पढ़ा कर भाई एक ही सही हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल गया, होल नंबर नहीं, नहीं तो हमें और एटम्स एलिमेंट्स में क्या आ रहा कि किसी का 1.5 यूनिट आ रहा, किसी का 2.5 यूनिट, किसी का 3.5, किसी का होल नहीं आ रहा, तो इसका होल आ गया। फिर हमने क्या करा, इससे एक यूनिट की वैल्यू निकाली। एक यूनिट की वैल्यू वैसे तो हमें पता थी 1.6605 इंटू 10⁻⁻²4, बट हमने यहाँ पर फाइंड करी रिलेशन में कार्बन एटम के संग, तो हमने यहाँ पर दिया 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम्स मास। तो हमने कह दिया कि एक यूनिट में उतना वजन है जितना कि 1/12 कार्बन के एटम का मास होता है, क्योंकि पूरे कार्बन के एटम का मास है 12 यूनिट्स, तो एक यूनिट का कितना मास हुआ, जितना कि 1/12 कार्बन के एटम का मास है। ये हमने एक रिलेशन फाइंड करा यहाँ से। ठीक है, फिर क्या है, द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय कंपेयरिंग मास ऑफ देयर ओन एटम विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो हमने क्या करा, फिर जितने भी और एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक मास फाइंड करना था उनको हमने कार्बन 12 एटम के साथ रिलेशन में रखकर फाइंड करा कि अच्छा ये कार्बन 12 एटम से इतने गुना भारी है, तो फिर इसका मास हो जाएगा यूनिट में इतने यूनिट्स। ठीक है, तभी हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे आगे। उससे पहले हम यहाँ देखें वाई तो पहले एक डेफिनेशन देख लें। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कम्पेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। तो एटॉमिक मास की आप सीधी सी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि दिस इज द मास ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कम्पेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट टेकन एज 12 यूनिट्स। ठीक है, अब हमने कार्बन 12 एटम ही क्यों लिया, इसमें क्या खूबी थी, मैं आपको पहले ही बता चुका ऊपर के होल नंबर में आ रहा था, और एक और खूबी थी, पहला तो वही है कि मास इन होल नंबर, इसका होल नंबर में मास आ रहा। दूसरा क्या था, स्टेबल एंड इजीली एक्सेसिबल था, कि हमें नेचर में आसानी से मिल जाता था, और एक्सेसिबल और एक स्टेबल था। ठीक है, कि आसानी से एकदम किसी के संग रिएक्ट नहीं करता था, अपना स्थिर रहता था। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो एटॉमिक मास था वो टॉपिक ख़त्म होता है। उसमें हमने कुछ नहीं देखा, हमने पहले 1 यूनिट का हमने मास डिफाइन करा जो कि आया 1.6605 इंटू 10⁻⁻²4। अब जब भी हम एटम का वेट करते, जो हमारा मास आता, उससे हम इस यूनिट को सादा से डिवाइड करके भी यूनिट्स में मास निकाल सकते थे, लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस था। उसके लिए हमने फिर शॉर्ट में मदद करी कार्बन 12 एटम की। ठीक है, तो उसका हमने रिलेटिवली उससे फाइंड करके यहाँ पर फाइंड करा। जैसे कि मान के चलिए हमने कहा मैग्नीशियम का एक एटम, एग्जाम्पल की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट, एकदम कान खोल के। मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन 12 एटम के 1/12 एटम, मतलब 1/12 ऑफ कार्बन एटम से 20 गुना भारी है अगर, तो 1/12 ऑफ कार्बन एटम से मैग्नीशियम का एटम 20 गुना भारी है, तो कितना वेट हो गया मैग्नीशियम के एटम का, आप बताइए, सोचिए। क्योंकि 1/12 ऑफ कार्बन एटम का वेट होता है 1 यूनिट, तो उससे कोई चीज़ 20 गुना ज़्यादा है तो उसका वेट कितना हो गया 20 इंटू 1, यानी कि 20 यूनिट्स। तो मैग्नीशियम के एक एटम का वेट कितना हो गया 20 यूनिट्स। ऐसे हमने रिलेशन में रखकर इससे हमारे एटम का मास फाइंड करा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। अब हम आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल की क्या महत्वपूर्णता है हमारे केमिस्ट्री में, तो देखिए एक तो ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ एलिमेंट, दूसरा एक एटम, सिंगल एटम को ये रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा 1 मोल ऑफ एटम हमारा रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप कार्बन को इग्नोर कीजिएगा, वैसे ही लिख गया है। ठीक है, मोल क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। फिर क्या है, डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये सब चीज़ें हमारा सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो
तो देखिए अब हम पढ़ते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे पाए जाते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं एटम्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म्स में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अलावा एटम हमें आयंस की फॉर्म में भी मिलते हैं। आयंस क्या होते हैं ये हम थोड़ी ही देर बाद इस वीडियो में देखने वाले हैं, बट पहले मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लें। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो ये एक न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, यानी कि जो एटम्स का ग्रुप है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए चार्ज क्या होता है, इसको वैसे तो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, पर आपको एक आइडिया दे दूं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम बाय विच इट अट्रैक्ट और रेपेल द ऑब्जेक्ट। तो मतलब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी हमारा एटम एलिमेंट का किसी दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ या उसे रेपेल यानी दूर भेजेगा, भगाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी ना तो वो किसी और कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ना ही किसी को रेपेल करेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमें फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, बट एटम अलग अलग नहीं मिल सकते, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में हमारे 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, ठीक है। तो जिन भी मॉलिक्यूल्स में हमारे उस एलिमेंट के 2 एटम्स होते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो उन्हें हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। तो एक मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, ये जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो हमें दर्शाता है कि उसकी एटोमिसिटी कितनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सल्फर है, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम होते हैं, तो हम कहेंगे सल्फर की एटोमिसिटी क्या है, 8, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, यानी कि जिसमें सेम कैटेगरी के मॉलिक्यूल का ग्रुप बन रहा था, बट हम देखेंगे अब डिफरेंट के टाइप्स के एटम्स आएंगे, ग्रुप करेंगे, उनका हम मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। तो देखिए द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो जो मॉलिक्यूल होता है कंपाउंड का वो अपने अंदर कंटेन करता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के एटम्स केमिकली कंबाइंड हो। जैसे एग्जांपल है हमारा H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, H2O। द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ मॉलिकुलर कंपाउंड। तो देखिए अभी जरा ऊपर वाली लाइन पे ही रहते हैं, नीचे आने से पहले H2O है हमारा, ये एक मॉलिकुलर कंपाउंड है। अब आप यहाँ पर देखें H2 है वो हमारा क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि H2 एक मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन का, बट यहाँ पर ये एज अ मॉलिक्यूल नहीं आया है, क्योंकि ये यहाँ पर एटम आया है। एटम के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं और अभी हम मॉलिक्यूल्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर H2 है उसका मतलब हम कहेंगे कि 2 हाइड्रोजन के एटम आए हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल आया हाइड्रोजन का, हम कहेंगे 2 हाइड्रोजन के एटम आए हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम आया है। अब हम आगे वाली लाइन को पढ़ें। द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ मॉलिकुलर कंपाउंड। तो देखिए क्या होता है, कंपाउंड जो होते हैं ना ये 2 प्रकार के होते हैं, मॉलिकुलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। मॉलिकुलर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मतलब एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप बनाते हैं, उस पर कोई चार्ज ना हो उस कंपाउंड पर, वो किसी और कंपाउंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रेपेल नहीं करे, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिन पर कोई चार्ज होता है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉलिकुलर कंपाउंड हमने यहाँ पर डेफिनेशन देख ली, समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो it is a statement of its composition in which the chemical symbol tell us which elements are present and the subscripts tell us how many atoms of each element are present in one molecule of the compound। तो ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन का वे है, हम कह सकते हैं स्टेटमेंट होता है जिसमें कि हम केमिकल सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, और उनकी जो सबस्क्रिप्ट होती है, सबस्क्रिप्ट यानी कि उन एलिमेंट्स के सिंबल के नीचे क्या लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षर में, जैसे H के नीचे छोटे अक्षर में 2 लिखा है, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये बताती है कि उस एलिमेंट के कितने एटम हमने उसमें लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने वही समझाया है आपको, H2O है, तो जो H2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेपरेट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड जो O है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल की देखा है, वाटर के मॉलिक्यूल को, उसका फॉर्मूला स्टडी करा। तो देखा हमने कि जो सबस्क्रिप्ट है H के नीचे वो उसका रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने एटम्स H के इन्वॉल्व हैं, और O के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही एटम O का इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉलिकुलर मास क्या होता है। तो देखिए हम एटमिक मास देख कर आए कितना होता है।
अब आपको क्या होगा, आप एटम मास को आपको याद करना पड़ेगा। आपको अगर एटॉमिक मास हो गया तो आप याद, तो आपको मॉलिक्यूलर मास याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ द रिलेटिव मास एज कम्पेयर्ड विद मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। डेफिनेशन वही है कि ये वो रिलेटिव मास है, हम इसे कंपेयर करते हैं कार्बन 12 एटम के संग। लेकिन इसको हमें निकालने का तरीका बहुत आसान है। कैलकुलेशन करके देखते हैं मॉलिक्यूलर मास की कैसे करते हैं। इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी का एटॉमिक मास का अगर हम सम कर देंगे तो वो आएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हम बात करें H2O की, ठीक है, तो एक H के एटम का कितना एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, और O के एटम का कितना एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट्स। तो पूरे H2O के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वो होगा 2 H के एटम्स का एटॉमिक मास और एक O के एटम का एटॉमिक मास का सम। तो हमने इन्हें प्लस करा तो 2 H के एटम थे इसलिए उनका एटॉमिक मास आया टोटल 2 यूनिट्स, और एक ऑक्सीजन का एटम था तो उसका एटॉमिक मास आया 16 यूनिट, उसको हमने ऐड करा तो टोटल जो इस मॉलिक्यूल का मास आता है वो आया 18 यूनिट्स, और ये 18 यूनिट्स ही इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। जो हम ये फार्मूला लिखते हैं H2O या कोई भी फार्मूला है तो उसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। तो ये यह दर्शाता है कि उसके कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट हैं। बाकी एक मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, मोल आगे पढ़ेंगे टेंशन मत लीजिए, और रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट मास ऑफ अ सब्सटेंस को। जैसे हमने देखा कि आप H2O से ही देख के ही पता लगा सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है, आप प्लस करके। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं आयंस, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखना है। क्या, एक एटम होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन होता है वो होते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए आपने जब पहले पढ़ा हो तो मैग्नेट में भी आपने देखा हो कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी केमिस्ट्री में मतलब क्या कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव रेपेल करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल करेंगे, यानी कि वही अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रेपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कोई चार्ज नहीं कंटेन करते, वो एकदम न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब अगर किसी भी एटम में, देखिए पहले से जो एटम हमें नेचर ने दिया है ना उसमें सेम होते हैं, उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन की मात्रा और प्रोटॉन की मात्रा बिल्कुल इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन करते समय किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो है वो कम हो जाए और प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जैसा कि अक्सर होता ही है, तो फिर वो क्या करेगा, अगर प्रोटॉन ज़्यादा आ गए ना तो उसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें उस पर ज़्यादा हो गई, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए यानी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आ गई तो उस पर हो गया नेगेटिव चार्ज उस एटम पे, ठीक है। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम समझते हैं आयंस को। आयंस क्या होते हैं, इट इज़ ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज एटम को हम आयन कहते हैं। देखिए हमने जब पढ़ा था कि एटम हमें दो फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में। तो जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एटम होते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज एटम्स को हम आयंस कहते हैं, ठीक है। मतलब जो न्यूट्रल एटम का ग्रुप होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो तो उसे हम आयंस कहेंगे उन एटम्स को। तो देखिए एटम्स, आयंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन का क्या होते हैं, कैटायन होते हैं पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या, समझिए, जो आयन बने हों एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस यानी उन्होंने एक से या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने गंवा दिए, तो उनमें क्या होगा, पॉजिटिव चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो वो होंगे हमारे कैटायन। समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे सोडियम है Na से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम में प्रोटॉन हमें ऊपर से आते हैं नेचर से 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन रिएक्शन के समय उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उसमें प्रोटॉन कितने हुए 11, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो गई और नेगेटिव चीज़ कम हो गई। तो अगर हम इसका सिंपल प्लस माइनस भी करें कि हम माने प्लस का 11 है और माइनस का 10 है, तो हमें क्या मिलेगा आंसर, वो मिलेगा प्लस का 1।
तो इस पर हम क्या कहेंगे, ओवरऑल चार्ज क्या आया फिर एक आयन, सोडियम के आयन पर, तो वो आया हमारा +1 चार्ज। ठीक है, तो अब वही यहाँ लिखा हुआ है, ओवरऑल चार्ज आया +1। मेटल्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स गेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल्स हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे देखते हैं एनायन को। तो देखिए अब हम देखते हैं एनायंस। एनायंस क्या है, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन से बनते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हों एक या एक से ज़्यादा, तो उन्हें हम कहते हैं एनायन। इन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हम बात करें क्लोरीन में, उसमें प्रोटॉन कितने हैं 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 नेचर से जो मिले। लेकिन रिएक्शन के समय हमारे प्रोटॉन हो गए क्लोरीन में 17 और इलेक्ट्रॉन हो गए 18, यानी नेगेटिव चीज़ ज़्यादा हो गई। तो हम प्लस माइनस करें, प्लस का 17 माइनस का 18 कितना मिला, -1। तो हम कहेंगे इस पर 1 यूनिट हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हम इसे यूनिट में हमेशा चार्ज को देखते हैं कि जो भी है 1 उसके आगे हम बस यूनिट लगा देंगे और फिर साइन के हिसाब से हम पॉजिटिव नेगेटिव कह देंगे। ठीक है, अब जो आप देखें कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन चला गया और क्लोरीन में एटम आ गया, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये उनकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब हमारे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कि आयंस से बने हो। हमारे जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड थे वो मॉलिक्यूल से बने थे और जो आयनिक कंपाउंड थे वो आयन से बने होते हैं। आयन से हम समझें, जो हम पढ़ के आ रहे हैं, ये पॉजिटिव आयन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया या इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कोई जो ऐसे एटम से बने हो उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। हाँ, लेकिन जो कंपाउंड सिर्फ सादा क्लोरीन से बने हो, जो हमें नेचर से मिला है 17 जिसमें मात्रा सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, या सोडियम में जिसमें मात्रा सेम है, उनके एटम से मिलकर बना है कंपाउंड, तो उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जिसमें अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, आयन से मिलकर बना है, उसे हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयंस आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। इन इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, सो ओवरऑल चार्ज इज 0। तो देखिए क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, वो होता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या आयंस का ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, होते तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों हैं, लेकिन इस मात्रा में होते हैं दोनों इक्वल मात्रा में। जिससे क्या होता है, जो ओवरऑल चार्ज आता है ना, कि जब हम कंपाउंड को देखते हैं तो कंपाउंड में हम टोटल गिनते हैं कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं सारे ही टाइप के एटम का इलेक्ट्रॉन का सम करके, और टोटल कितने प्रोटॉन बैठ रहे हैं सारे ही एटम्स के प्रोटॉन का सम करके। अगर वो इक्वल होता है ना, तो फिर ओवरऑल चार्ज तो 0 ही हो गया, क्योंकि कुछ प्लस माइनस में सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, जो हम ऊपर एडिशन कर रहे थे ऐसे ही, तो वही यहाँ पर होता है। अब हम समझते हैं, आयनिक कंपाउंड्स तो हमारे इतने ही थे, इतने ही आपके काम के हैं। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए, एक NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन इट। तो देखिए फॉर्मूला ऑफ मास क्या है, कुछ नहीं है, जो हम पढ़े थे अभी मॉलिक्यूलर मास पढ़े थे कि उसमें सारे ही एटॉमिक मास का सम कर दो जितने भी एटम्स हैं, वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। ये सिर्फ आपको अलग अलग बताया गया और कुछ नहीं है। अब आगे है हमारा केमिकल फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके बिल्कुल आंसर आ सकता है पेपर में। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके, क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि टेल करता है कि उसमें कंपोजिशन क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। वो आप डेफिनेशन उठा के यहाँ भी लगा सकते हैं। अब फिर क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल। आप जब आप 10th में आएंगे तो आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं और कोवलेंट कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, बस आप अभी याद रखिए कि वो बने होते हैं मेटल और नॉन मेटल के थ्रू। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और नॉन मेटल हमेशा गेन करते हैं। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट। अब हम थोड़ा बेसिक बात पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ें कि वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 डिफरेंट एटम है, ठीक है, 2 वैरायटी के एटम है, वो से हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। जैसे बाइनरी में होते हैं ना सिर्फ 0 1, ऐसे यहाँ पे भी 2 हैं, तो बाइनरी कंपाउंड। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जरा बाइनरी कंपाउंड के क्या आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको बताऊँ मैं, जैसे H2O है, तो उसमें क्या है, 2 टाइप ऑफ एटम है, H है O है, बाइनरी कंपाउंड है। ये हमने देखा NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या है, 2 हैं, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, 2 ही टाइप के हैं, तो इसलिए ये भी बाइनरी। फिर हम इस डेफिनेशन को कंटिन्यू करें, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड टुवर्ड्स इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट्स एलिमेंट। तो जो एबिलिटी से कोई एटम अपना दूसरे
अपने नहीं मतलब किसी भी दूसरे टाइप के एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस प्रॉपर्टी को हम एटम की कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसा कि आप देखिए H है हाइड्रोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, बट ऑक्सीजन की है 3.5। तो ये आपको याद नहीं करनी है, आपको अपना पेपर में से पूछी जाएगी, बस आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन याद करनी है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ के आ रहे थे, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। यहाँ पर मॉलिक्यूलर शब्द थोड़ा कट गया है, आप उसे रहने दीजिए। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट्स। देखिए ये बात अभी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप पढ़ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड होते हैं वो दो डिफरेंट नॉन मेटल के हमेशा बने होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है हमारे केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, लिखने के लिए, हमारी नॉलेज के लिए, वो है अगर हमारा जो एलिमेंट है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे अभी H की 2.1 थी और O की 3.5 थी, तो जैसे H है तो वो हमेशा केमिकल फार्मूला में लेफ्ट साइड पर लिखा जाएगा, लेफ्ट यानी कि सबसे पहले। और जो एलिमेंट हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यानी कि ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो हमेशा लिखा जाएगा राइट साइड पर, और उसके एंड में IDE लगा दिया जाएगा। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखें HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों कहते हैं? अब जो H है उसे हमने लेफ्ट में क्यों लिखा? क्योंकि उसकी जो है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.1 है, तो उसकी कम थी, इसलिए हमने हाइड्रोजन पहले लिखा। अब जो क्लोरीन था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 3, तो उसे हमने बाद में लिखा, और हम बाद में लिखने वाले के संग IDE और ऐड कर देते हैं एंड में, तो हमने क्लोरीन का कर दिया क्लोराइड, ठीक है, इसलिए हमारा नाम हुआ इस कंपाउंड का हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आगे लिखा है व्हेन देयर इज मोर देन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो क्या कह रहा है ये कि जब यहाँ पर किसी भी एटम के एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा एटम होता है कंपाउंड में, देन इट इज़ इंडिकेटेड बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो देखिए जैसे अभी हम बात करें, हमारा हम कोई अच्छा सा एग्जांपल लें, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर नाइट्रोजन का एक है पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ठीक है। तो जो 2 है ना, हम 2 एटम को अपना रिप्रेजेंट करने के लिए अपने नेम में प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स बोले तो वो वर्ड जो कि नाम से पहले लिखे जाते हों, ठीक है। तो ये होते हैं मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा, ठीक है। अगर एक है तो मोनो लगाएंगे, 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे CO2 है, तो हमने यहाँ पर देखा, हम CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों कहते हैं? कार्बन की वो कम थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए वो लेफ्ट में पहले आ गया। उसके बाद हमने ऑक्सीजन का ऑक्साइड कर दिया, लेकिन अब डाई क्यों लगाया? क्योंकि ऑक्सीजन के 2 थे एटम, और 2 को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? डाई से, तो इसलिए हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Prefixes are needed only where the atoms of two elements या non-metals can form a large number of compounds। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि जो हम ये प्रीफिक्स लगाते हैं, डाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा, जो भी है, तो वो सिर्फ हम जब ही लगाते हैं कि जब हमारे जो 2 एलिमेंट को हम मिलाकर एक कंपाउंड बना रहे हैं ना, उनसे क्या कहते हैं, कई अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। अलग अलग कंपाउंड, आपको याद तो जब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तब हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स को आपस में मिलाएंगे तो उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म करा सकते हैं, चाहे वो सिर्फ 2 एलिमेंट हो। जैसे कि हमने पढ़ा NO2, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लें, या कार्बन और ऑक्सीजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो अगर हम सिर्फ एक एक एटम लेंगे दोनों का, C और O, तो वो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर हम कार्बन का एक लें, ऑक्सीजन के 2 लें, तो वो बन जाएगा CO2, तो वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करा हमने, देखा कि 2 सेम एलिमेंट्स के बस डिफरेंट प्रपोर्शन में होने से हमारे एटम्स कितने अलग अलग टाइप के बन रहे हैं, जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कितने अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं कि जिन हम 2 एलिमेंट्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिला के अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, पर जिन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक ही उसमें मिला सकते हैं और उन्हें मिला ही नहीं सकते, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे ऐसा क्यों है, पर आप पढ़िए भी कि मिला ही नहीं सकते, तो उनके लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है। जैसे कि अब ऐसा कोई एग्जाम्पल हम एक
सबसे बढ़िया HCl ही है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, उसको हम एक ही प्रपोर्शन में मिला सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं लिख रहे हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड का एक है, हम चाहते तो हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि इसको हम सिर्फ एक ही प्रपोर्शन में मिला सकते हैं। ऐसे ही हम अगर हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, तो ये सब क्या है कि इतने सारे हम इनको प्रपोर्शन में मिला सकते हैं, तो वहाँ पर हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो सादा में जहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन फॉर्म हो सकती है वहाँ नहीं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ हाइड्रोजन इज फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फॉर्मूला देन नो प्रीफिक्स इज एडिड, ठीक है, इवन इट हैज़ मोर देन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो सुनिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई कंपाउंड में हाइड्रोजन का एटम पहले आए, लेकिन और उसमें हाइड्रोजन के एक से ज़्यादा एटम भी हों, ठीक है, एक से ज़्यादा एटम हो, तब भी हम हाइड्रोजन के संग प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे भाई, कुछ भी हो जाए नहीं लगाना है, ऐसे ही मन है। अब जैसे क्या होता है, एक हम एग्जाम्पल देखें हाइड्रोजन सल्फाइड का, उसमें क्या होता है फॉर्मूला H2S। तो देखिए हाइड्रोजन के दो हैं, अगर हम चाहते तो हम कर सकते थे डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, बट हम नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाएंगे। अगर आपने लिखा तो मैम आपका गलत कर देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखने हैं। प्रीफिक्स का पॉइंट, हाइड्रोजन का प्रीफिक्स के साथ पॉइंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट है फॉर्मूला पर, ये पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये हमारा इतना पार्ट। अब हम पढ़ते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी को वैसे हम अगले 4th चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जो अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बट अगर आपको यहाँ एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि वैलेंसी एक कैपेसिटी होती है एटम की, जिसके कारण वो दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेगा या रेपेल करेगा, ठीक है, वो कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, वो उसी कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको पूरा समझा दूँ यहाँ। एक एटम है ऑक्सीजन का, उसमें क्या है 12 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं उसे, लेकिन पता है एक एटम में ना इलेक्ट्रॉन्स को रखने की अलग अलग जगहें होती हैं, अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। ऐसा नहीं सबको एक ही में घुसेड़ दिया एटम के अंदर, नहीं, अलग अलग शेल बनते हैं एक एटम के आउटर लेयरिंग में, उसमें रखे जाते हैं। पहले शेल को कहते हैं के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, ऐसे ऐसे, ठीक है। इन सब शेलों में ये भी फिक्स होता है कि कितने में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे कि के शेल में सिर्फ 2 आ सकते हैं, ठीक है, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम शेल में भी 8 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बस आपका अभी एम शेल तक ही है सिलेबस में, तो ऐसा यहाँ पे होता है फिक्स। फिर हम क्या करते हैं, जब ये फिक्स होता है तो उसके हिसाब से हमारे जो हैं एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम में, उसको डिवाइड करते हैं इन शेलों में। तो अगर हम देखें तो जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर होता है ना KLM का, इसे हम कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, ठीक है। अभी आप उसको आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अगर हम ऑक्टेट में हमारे ऑक्सीजन को डाल के देखें, 2 हमने देखा कि या पहले शेल में सिर्फ 2 ही आएंगे के में, तो हमने 2 डाल दिए। फिर एल में 8 आ सकते हैं, तो हमने एल में 8 डाल दिए। अब हमारे पास कितने बचे, ऑक्सीजन के पास तो थे ही 12, अब 10 चले गए, तो एम शेल में आते तो 8 हैं, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं, सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ 2 बचे हैं। तो अब हम क्या करें, हमें तो 8 पूरे चाहिए, अब या तो 8 पूरे करें या ये 2 भी हटा दें, तो फिर सिर्फ हम एल शेल तक रहें बढ़िया अपने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन 2 को हटा देते हैं। 8 को क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसमें 6 और को क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगी, इसलिए हम इन 2 को हटा देते हैं और हमारा एक ऑक्सीजन का आयन बन जाता है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा है, टेंशन मत लो, 4th चैप्टर में बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल है, उसमें 17 होते हैं, तो उसको हमने डिवाइड करा, वो कैसे हुआ, पहले शेल में 2 आ गए, एल शेल में 8 आ गए, अब एम शेल में उसके पास आए 7, ये अब उसे चाहिए थे 8, आए 7, तो वो क्या करेगा, सातों की सातों देने की बजाय उसको सिर्फ एक ही तो चाहिए, एक ले लेगा, तो उसने अपना कंप्लीट कर लिया स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वैलेंसी का देखा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनके फार्मूला को बनाते कैसे हैं, कंपाउंड्स के फार्मूला को लिखते कैसे हैं। तो देखिए अभी हमने कंपाउंड के फार्मूला से जुड़े सारे पॉइंट पढ़ लिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से पहले ये वाला एलिमेंट लिखा जाएगा, बाद में ये वाला लिखा जाएगा, और हमने उनके एटम के नंबर के हिसाब से उनमें क्या कहते हैं डाई ट्राई पेंटा भी ऐड करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि पता कैसे करना है, मेन चीज़ बस यही बची है कि अब हमें पता कैसे करना है कि इस एटम के कितने एलिमेंट आएंगे और इस एटम के कितने, सॉरी, इस एलिमेंट के कितने एटम आएंगे और दूसरे एलिमेंट के कितने एटम आएंगे। तो इसमें 3 स्टेप आपको बताऊंगा, वो करने हैं, कहानी ख़त्म। पहला है सभी के सिंबल लिख लो, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं कंपाउंड को बनाने में उनके सिंबल लिख लो, ठीक है। मान के चलिए
हमने लिख लिया H हाइड्रोजन का और सल्फर का S। दूसरा है उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख लो। अभी आप याद कर लेना वैलेंसी, वैसे आपको पेपर में दे दी जाएगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन की हमने लिख ली 1 होती है और सल्फर की हमने लिख ली 2 होती है। अब उनका क्या करो, क्रॉस ओवर कर दो। क्रॉस ओवर क्या करो, एक ऐसे जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर एक क्रॉस बनाओ। तो हाइड्रोजन पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसका एरो उसकी तरफ जा रहा है और 1 का एरो एस की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जैसे, वैसे ही कर दो, फिर लिख दो जो आ रहा है आपका। तो मैंने लिख दिया H2S1 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है 2 और 1। आपको सिर्फ इसको H2S भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा बस फॉर्मूला बन गया। पहले क्या करना है, सिंबल लिखने हैं, नीचे उनकी वैलेंसी और क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर आया गया हमारा फॉर्मूला बस। अब इसको आप नाम अपने हिसाब से दे ही सकते हैं। अब इसको क्या नाम देंगे हम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन हाइड्रोजन को तो कभी हम प्रीफिक्स देते ही नहीं है, तो इसके लिए तो सीधे लिखेंगे बस हाइड्रोजन। और सल्फर का हम यहाँ पे कर देंगे सल्फाइड, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही दूसरा देखें एग्जांपल, M मैग्नीशियम है और SO4 सल्फेट है, ठीक है। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है। तो हमने क्रॉस ओवर करा तो आया हमारा M2 सल्फ और SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो उसको हम सिर्फ 2 से 2 यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, या आप 2 से 2 संग में लिख भी दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है, हम एक तरफ भी कर दें। ये आप आगे सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं ग्राम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट में बताऊं, जब हमने हमारा सिर्फ एटॉमिक मास स्टडी करा था पहले, तो हमने देखा था कि वो क्या कहते हैं, यूनिट्स में आता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट में आता है। अब जो भी उसका एटॉमिक मास आ रहा है एलिमेंट का, उसमें से हम अगर जैसे 16 यूनिट आया किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, तो उसमें अगर हम यू हटा के ग्राम लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम्स। तो यही उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास बस कैसे हो जाएगा, यू हटाकर हमें जी लगाना है, बस यूनिट्स चेंज करनी है, नंबर सेम रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया एक शॉर्टकट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस हुज वेट इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। तो यानी कोई भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, उसका हमने कुछ अमाउंट लिया, ठीक है। जब हम उसका वजन कर रहे हैं तो जो नंबर आ रहे हैं, नंबर से मतलब जैसे हमने वजन करा तो मान के चलिए 16 ग्राम आया, तो जो ये 16 है, अगर यही उसका क्या कहते हैं एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट का 16 यूनिट, तो जो 16 है वो 16 वहाँ भी होगा, मतलब 16 नंबर मैच करना चाहिए दोनों जगह। एटॉमिक मास भी उसका 16 हो और क्या कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास भी, ग्राम जो हमने तोला है वजन, तो वो भी 16 आ रहा हो, तो फिर वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ये हमने डेफिनेशन से बता दिया और मैं आपको शॉर्टकट पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हमने क्यों पढ़ा कि अमाउंट वाली डेफिनेशन हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम मोल कंसेप्ट देखेंगे तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा उसमें। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन था हमारा 16 यूनिट्स, तो बताइए इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। तो यू हटाकर जी लगा दीजिए, 16 ग्राम्स होगा। अब आगे है डेफिनेशन, द ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अब इस लाइन को आप यहाँ स्किप कीजिए, जब हम मोल पढ़ेंगे तब हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम अगली लाइन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू इट्स मॉलिकुलर मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिकुलर मास। तो देखिए जब हमने एटॉमिक मास पढ़े थे तो हमने मॉलिकुलर मास भी पढ़ा था। मॉलिकुलर मास क्या होता है, जितने भी उस मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उन सभी का एटॉमिक मासेस का सम कर दें तो हमें मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी यूनिट्स में आता था, तो बस हमें जो मॉलिक्यूल का टोटल मास आ रहा है उसमें से हमें यू हटाकर जी लगा देना है, वही हमारा ग्राम मॉलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, उसमें O2 होता है, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन का आता था 32 यूनिट्स, ठीक है। तो ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 32 ग्राम्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक ग्राम एटॉमिक मास समझ आया हो। अभी आप बस ऐसे यू और जी से भी याद रख लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब हम मोल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा मैं आपको बताऊं, एटम्स की एक यूनिट होती है। जैसे जब हम केले लेने जाते हैं तो उससे कहते हैं भाई 1 दर्जन केले दे दो, ठीक है। तो 1 दर्जन में उसे पता होती है कि 12 केले हमें चढ़ाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक एटम्स की भी यूनिट होती है जिसे हम मोल कहते हैं। एक मोल के अंदर कितने एटम आते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम आते हैं। काफ़ी छोटी यूनिट है मोल, ठीक है, आप देख ही सकते हैं।
अब ज़रा और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, अभी बैंक होते हैं, जब हम उन्हें सिक्के देते हैं तो उन सिक्कों को बैंक ऐसे देख कर नहीं गिनती है, उनको उनके वजन से गिन लेती है। वो बैंक के पास हर सिक्के का वजन होता है कि इसका इतना होगा, इसका इतना, तो वो उसको जैसा उन्होंने तोला तो इतना वजन आ रहा है, तो उसके हिसाब से बता देती है ये कौन सा सिक्का होगा। ठीक है, तो ऐसे वो नंबर फाइंड कर लेती है सिक्कों का, कि जैसे हमने 5-5 के सिक्के डाले सब, तो टोटल वजन हमारा कुछ आया, उसको हमने एक 5 के सिक्के के वजन से डिवाइड दे दिया, तो हमें मिल गया नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा कि बैंक क्या करती है, लिंक करती है वजन में और हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स में। ठीक है, उनमें एक रिलेशन बना देती है। तो अभी आपको क्यों बताया मैंने, क्योंकि मोल भी यही काम करता है, मोल भी एक रिलेशन बनाता है। मोल कैसे रिलेशन बनाता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी मोल की। अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मोल क्या है, एक यूनिट है एटम्स को मेज़र करने के लिए, नंबर कर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे बड़े लेवल पे या हायर क्लासेस में, तो हम एटम्स नहीं गिनते हैं, हम मोल के बेसिस पे बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम एटम के मोल की बात कर रहे हैं तो एटम की यूनिट है मोल, तो उसमें तो आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के मोल, देखिए मोल तो क्या है, एक यूनिट है। अब दर्जन है, एक यूनिट है, तो आप उसे ज़रूरी है के ले लें, हम सेब भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई लेता नहीं है, सेब किलो में चलते हैं, लेकिन हम ले तो सकते हैं, मना तो नहीं है। एक हम कहेंगे भाई 1 दर्जन सेब दे दो, ठीक है, तो वो दे देगा, 12 सेब दे देगा। तो ऐसे ही मोल भी एक यूनिट है, तो वो एटम्स के लिए भी है, मॉलिक्यूल्स के लिए भी है। अब एटम्स में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ रहे थे, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, तो वो तो हमारा बदल जाएगा, बस हमारा नंबर सेम रहेगा। अब ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये नंबर हमारे साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था एवोगार्डो। ठीक है, तो इस नंबर को हम कहते हैं एवोगार्डो नंबर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ डेट सब्सटेंस। इसी से हम रिलेशन समझेंगे कि ये कैसे लिंक करता है मास को नंबर से, और ग्राम एटॉमिक मास की क्या वैल्यू है वो भी। तो यहाँ पर कहा गया है कि 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ डेट सब्सटेंस। इसका कहने का मतलब क्या है, तो देखिए, ये जो हमने करा है ना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के पार्टिकल, तो इनका जो वेट आएगा वो कितना आएगा, जितना उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास होगा। मान के चलिए हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो हमने आयरन का, एक आयरन के एटम्स का 1 मोल ले लिया, 1 मोल ले लिया। तो अब हम, ठीक है, उसमें कितने एटम्स आए, 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन के एटम्स आए। अब इनका वजन क्या होगा, ये वजन पहले से डिफाइंड है, हमें तोल के नहीं देखना पड़ेगा। जब हमने ग्राम एटॉमिक मास निकाला था तो वही इनका वजन होगा। हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल का वजन होता है उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ एटम का वजन होता है उसका एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो जो आयरन का हमारा ग्राम एटॉमिक मास आ रहा था वही उसके 1 मोल का वेट होगा। या हम कह सकते हैं कि इतना वजन आयरन का इतने उसके पार्टिकल्स कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, यहीं पे बात, दूसरी बात है मॉलिक्यूल्स के लिए। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ डेट सब्सटेंस। यानी कि अगर हम आयरन के मॉलिक्यूल ले रहे होंगे, ठीक है, तो हमने 1 मोल आयरन के मॉलिक्यूल ले लिए, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो इनका वेट क्या आएगा, इनका वेट आएगा जितना भी हमारे ग्राम मॉलिकुलर मास होगा आयरन का। अब जो आयरन का मॉलिक्यूल होता है तो उसका जब हम मॉलिकुलर मास फाइंड करते हैं, ये तो आपको पहले पता ही है, तो जो भी ग्राम मॉलिकुलर मास आएगा यू हटा के जी लगाकर, तो वो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ आयरन मॉलिक्यूल्स के मास के। ठीक है, अब ये आपको बस समझना है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आप बस एक बार लिख के देखिएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का हमारा कोई भी एलिमेंट का वजन क्या होगा, उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो यहाँ इसलिए हमने ग्राम एटॉमिक मास उस समय पढ़ा था, और हमने उस समय ज़्यादा उसमें नहीं डिटेल में गए थे, क्योंकि यहाँ पर उसका मेन यूज़ है, यहाँ पर उसका मेन काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा एक डेफिनेशन है, अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ डेट सब्सटेंस। तो मतलब मोल क्या है, एक अमाउंट है जो कंटेन करती है अपने अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। अब एटम्स को हमारे मेज़र करने की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो भी मोल ही होती है। मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटम्स की ऐसा यूनिट मोल, एटम्स की ऐसा यूनिट मोल।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर से वो मोल बेस पर बनते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बताइए या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है, यही सब आते हैं। तो मोल्स पर एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो देखिए एक मोल का वजन क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जितना भी हमें उस एलिमेंट का वजन दिया है, अगर हम उसके दिए गए वजन का डिवाइड दे दें उसके ग्राम एटॉमिक मास से, यानी हम एक मोल के मास से उस पूरे का डिवाइड दे दें, तो हमें क्या मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें हैं, कंटेन करा हुआ है। तो इसी से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। हमने बहुत ही क्विक वीडियो में इसको देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट में दे दीजिए, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।